नाज़रीन आदाब, खैर मकदम में आपका। आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। मैं हूं इमरान खान और आज वजीर आजम नरेंद्र मोदी का एक बेहद खास अंदाज देखने को मिला। इस्लामिक हेरिटेज तकरीब में वजीर आजम जॉर्डन के किंग के इस्तकबाल में अपनी बात रख रहे थे। मोदी आज इस्लाम की इंसानियत पर छाप और नौजवानों पर खूब बोले। जिस तरह से नौजवानों को बरगलाया जा रहा है उससे कैसे बचना है, कैसे बचाना है, इस पर बोले। इसी पर हम बात करेंगे हमारे इस खास सेगमेंट में दहशतगर्दी के खिलाफ वजीर आजम के सूफियाना अंदाज की। तो सूफिज्म पर बात हुई, दहशतगर्दी से कैसे निपटा जाए इस पर बात हुई। हिंदुस्तान को एक गुलदस्ता बताया वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने, जहां पर तमाम मजाहिब के लिए जगह है। एक बार फिर उन्होंने दोहराया कि वो सबका साथ सबका विकास लेकर चलना चाहते हैं और हिंदुस्तान पूरी दुनिया की नुमाइंदगी इस मामले में कर सकता है कि हमारे यहां खास तौर से कसरत में वेदत। इस तरह की बातें नरेंद्र मोदी की जानिब से आज सुनने को मिली। उनके अल्फाज थे, उर्दू का खूब इस्तेमाल हुआ। जरा इस रिपोर्ट को देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं और अपने खास मेहमानों से बात करते हैं। अभी भारत में होली का रंग भरा त्योहार मनाया जा रहा है। कुछ ही दिन पहले बौद्ध नववर्ष शुरू हुआ है। इस माह के अंत में गुड फ्राइडे और कुछ हफ्ते बाद बुद्ध जयंती सारा देश मनाएगा। फिर कुछ ही समय बाद रमजान का पवित्र महीना होगा, जिसके अंत में ईद उल फितर में त्याग और पारस्परिक सौहार्द और सामंजस्य की याद दिलाएगा। ये कुछ उदाहरण उन अनेक भारतीय त्योहारों के हैं जो शांति और सौहार्द के पर्व हैं। मुल्क की अजीम विरासत को चंद अल्फाज के अंदर बेहद खूबसूरती से बयां करते पीएम नरेंद्र मोदी आज दिल्ली के विज्ञान भवन में जिस अंदाज में नजर आए वो बिल्कुल जुदा था। अपने भारी भरकम अल्फाज और अंदाज से अपोजिशन के हौसले पस्त कर देने वाले पीएम मोदी का ये शाइस्ता अंदाज भी न सिर्फ हैरान करने वाला था, बल्कि उर्दू की चाशनी दिलों में भी मिठास भरने वाली थी। हजरात, तवज्जो, पैगाम, आबो हवा, शुक्रिया, तालीम, ये वो कुछ उर्दू के अल्फाज हैं जो वजीर आजम ने अपने खिताब में शामिल किए। मौका था दिल्ली के विज्ञान भवन में मुनक्किद इस्लामिक हेरिटेज प्रोग्राम का, जिसमें खास तौर से जॉर्डन के किंग शाह अब्दुल्लाह को मदऊ किया गया था। पीएम ने अपने खिताब में मुसलमानों की तरक्की के ख्वाब का जिक्र करते हुए कहा कि वो चाहते हैं कि मुसलमानों के एक हाथ में कुरान तो दूसरे हाथ में कंप्यूटर हो। समग्र विकास तभी संभव है जब आप यह देखें कि मुस्लिम युवाओं के एक हाथ में कुरान शरीफ है तो दूसरे हाथ में कंप्यूटर है। इस मौके पर पीएम ने सख्त गिर तंजीमों को भी सख्त अंदाज में हिदायत दी और कहा कि इंतहा पसंद अपने ही मजहब का नुकसान कर रहे हैं। इंसानियत के खिलाफ दरिंदगी का हमला करने वाले शायद यह नहीं समझते कि नुकसान उस मजहब का होता है जिसके लिए खड़े होने का वो दावा करते हैं। आतंकवाद और उग्रवाद के खिलाफ, रेडिकलाइजेशन के खिलाफ मुहिम किसी पंथ के खिलाफ नहीं है। यह उस मानसिकता के खिलाफ है जो हमारे युवाओं को गुमराह करके मासूमों पर जुल्म करने के लिए आमाद करती है। मौके पर जॉर्डन के किंग ने भी अमन का पैगाम देने के साथ ही कहा कि मजहब सभी से प्यार करना सिखाता है, सभी पड़ोसियों को साथ लेकर चलना सिखाता है। उन्होंने ये भी कहा कि आज इंतहा पसंदी फिक्र का सबब बन चुकी है, लेकिन इंसानियत ही दुनिया की बुनियाद है। The world is one family. However different our countries and our peoples are,
we have a shared responsibility to each other. And the truth is that today's global war against terror is not a fight between different religions or peoples. It is between moderates of all faiths and communities against extremists whose faith is hate and violence. इस्लाम की विरासत को बयां करती तकरीब में पैगाम दिया गया कि इस्लाम दरअसल दहशतगर्दी का नहीं बल्कि अमन का मजहब है। बहरहाल दहशतगर्दी के खिलाफ पीएम मोदी के इस सूफियाना अंदाज का मुस्तकबिल करीब में क्या असर होता है ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन आज के दौर में जब पूरी दुनिया में किसी भी दहशतगर्दाना हमले को इस्लाम से जोड़ दिया जाता है, पीएम का ये पैगाम तरगीब देने वाला तो है ही, साथ ही मुल्क भर के मुसलमानों को दहशतगर्द का तमगा देते हुए उन्हें बात बात पर पाकिस्तान भेजने वालों को भी सख्त जवाब है। जी सलाम के लिए सऊद मोहम्मद खालिद की रिपोर्ट। तो वजीर आजम नरेंद्र मोदी की जो छवि उनके कुछ हिमायती बनाना चाहते हैं उससे भी आज अलग नजर आए वजीर आजम। अपनी उन्होंने बात रखी और खास तौर से किंग अब्दुल्ला दोयम बिल अल हुसैन पैगंबर मोहम्मद साहब के 41वीं नस्ल से भी आते हैं। वो अल-अक्सा मस्जिद के केयरटेकर भी बहुत खास उनका इस्तकबाल हुआ हिंदुस्तान में। और जॉर्डन ने भी खास तौर से कहा, किंग अब्दुल्ला ने भी कहा कि वसुधैव कुटुंबकम जो हमारी सोच है वही उनकी भी है और दुनिया को आज इसकी ही जरूरत है। और सूफिज्म को लेकर बहुत बात हुई और दहशतगर्दी से निपटने के लिए इसको एक बड़े हथियार की तरह इस्तेमाल करने पर भी बात हुई। खास तौर से लोगों के जहन को बदलने की बात हुई। इस पर हम बात करते हैं और बहुत खास अंदाज में आज वजीर आजम नजर आए। इस पर हम बात करेंगे उनका ये अंदाज ऐसा क्यों और कैसे उसको देखा जाए। और सबसे पहले मैं सैयद अतहर हुसैन दहलवी साहब की तरफ जाना चाहूंगा। मौलाना साहब, आप आज के वजीर आजम की तकरीर को कैसे देखते हैं? और बहुत सारे पहलुओं पर उन्होंने बात रखी। इस्लाम को लेकर जो नजरिया है हिंदुस्तान का उसको भी आज उन्होंने बताने की कोशिश की, समझाने की कोशिश की। देखिए इमरान, सबसे अहम तरीन चीज़ है कि इस बात में कोई शक नहीं कि खिताब के मामले में वजीर आजम का जो अंदाज खिताब है वो माजी करीब में कहीं ऐसा नहीं मिलता जी। उनका अपना एक अंदाज है, जिस तरीके से लफ्ज़ों का इंतखाब करते हैं, तारीख को शामिल करते हैं, मौका और महल को, मौजूदा लोगों की नफ्स, यानी उन तमाम चीज़ों पर उनका खास अंदाज है। और आज जिस अंदाज में नजर आए हैं वो तसव्वुफ के साथ भी थे, वो उर्दू के साथ भी थे, वो तारीख के साथ भी थे। बल्कि मैं ये कहूँ कि उन्होंने उसके साथ साथ एक बहुत बड़ा काम करा कि उन्होंने आलमी मंजरनामे पे हिंदुस्तानी इस्लाम को पेश करा जी। और ये भी बताया कि हिंदुस्तान के अंदर किस खूबी और कमाल से मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग रहते हैं। अगर आप दो चीजों पे मुझको इस पे तवज्जो देंगे कि आपने हिंदुस्तानी इस्लाम का, इसलिए मैं आपसे ये जरूर समझना चाहूंगा कि वाकई हिंदुस्तानी इस्लाम की अपनी एक खासियत है, आप उसको दुनिया के साथ नहीं जोड़ सकते। हमारा अपना कल्चर भी कहीं ना कहीं उसमें जुड़ जाता है। देखिए मैं हमेशा कहता हूं, आज मैंने 2-3 जगह कहा कि आज उन्होंने हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमहुल्लाह का जिक्र किया जी। और हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमहुल्लाह वो ज़ात हैं जो अपने ज़माने के मुस्लिम हुक्मरानों की दमन या उनके मजालिम के खिलाफ खड़े हुए और हमेशा वो कहते थे कि साहब इंसानियत की फलाह बहबूद हो। और उनके शागिर्द आदि हज़रत अक़दस ख्वाजा आमिर खुसरो रहिमहुल्लाह, जिन्होंने हिंदुस्तान की मौसीकी, इसकी संगीत, तबला, कव्वाली, कौल, इन तमाम चीज़ों में उनका एक बहुत बड़ा हाथ। और वज़ीर आज़म ने कहा भी कि ये सूफियों की ज़मीन हज़रत दिल्ली है ये। मैं तो ये कहता हूं कि हिंदुस्तानी इस्लाम ये है कि जो लोग आज शिद्दत पसंदी की बात करके वज़ीर आज़म ने निशानदेही करी, क्या वो हिंदू हो या मुसलमान हो, वो लोग जो हिंदुस्तानी मुसलमानों को हिंदुस्तानी नहीं समझते, या वो मुसलमान जो अपने आप को हिंदुस्तानी सांचे में ढालने के बजाय ईरान और सऊदी अरब देखते हैं। अगर आज के जमाने में इमरान अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह होते और होली के ऊपर जो उनके गीत हैं वो होता तो शायद उनको कुफ्र का फतवा लगा दिया जाता। या अगर हमारे VHP और या मुख्तलिफ किस्म की तंजीमें हैं वो उनको मुसलमान घर वापसी की सूरतें पैदा कर देती। लिहाजा वजीर आजम ने यह कदगन लगाया है और उन्होंने ये बात, ये पैगाम वाज़े कर दिया है कि हिंदुस्तान की खूबी और कमाल यही है कि जो आपने कहा अभी इसमें कि वसुधैव कुटुंबकम, और उसमें किंग अब्दुल्ला को भी आप देखिए, उन्होंने आने से पहले एक आखिरी बात मैं कहूंगा, वजीर आजम की सिफारती आप एक तरीके से हिकमत अमली को देखिए कि वो एक तरफ इजराइल के वजीर आजम को बुलाते हैं और जब वो फलस्तीन जाते हैं तो फलस्तीन जाने के लिए उन्होंने इजराइल की जमीन का इस्तेमाल नहीं किया था, बल्कि वो जॉर्डन गए। और जॉर्डन वो जगह है कि किंग अब्दुल्ला जो है वो सालत पना सल्लम की नस्ल पाक से भी हैं और साथ साथ अल-अक्सा और अल-कुद्स के मुतवल्ली भी हैं। वो वहां से गए और जाके जो पैगाम, मैं समझता हूं कि वजीर आज़म और किंग अब्दुल्ला की जो
हुई, आज का तरीके का तालमेल था, जो तकरीर थी, जो बातें आई हैं, ये पूरी दुनिया के लिए, और ये जरूरी भी है क्योंकि जॉर्डन इसराइल की एक दीवार की तरह है और वो उस खित्ते का ऐसा मुल्क है जो पूरा खित्ता जल रहा है, लेकिन जॉर्डन बचा हुआ है, बड़ा किरदार वो वहां पर अदा कर सकता है, इसलिए बहुत जरूरी था और इनको साथ लाना बहुत जरूरी था। मैं अजय उपाध्याय, और आपने जो जिक्र किया मुझे कुछ और याद आता है, जो आप कह रहे हैं कि आज के दौर में ऐसी बातें की जाए तो वाकई फतवा लग जाए। बाबा बुल्ले शाह ने तो यहां तक कहा था कि होली खेलूं मैं कह के बिस्मिल्लाह, बिल्कुल, और बूंद गिरी अल्लाह अल्लाह, और ये होली का कल त्योहार हम लोग मनाएंगे क्योंकि ये तो हमारी साझी संस्कृति तहजीब का त्यौहार है। मैं प्रोफेसर अजय उपाध्याय साहब की तरफ बढ़ूंगा, आप कैसे देखते हैं वजीर आजम की इस तकरीर को और उनकी बातों को? देखिए, जिस तरह से आज पूरे अंदाज बदले हुए हैं प्राइम मिनिस्टर के, तो कहीं ना कहीं देश के इंटरेस्ट में तो अच्छी बात है यदि ये लगातार बनी रहे, इसमें निरंतरता बनी रहे, कंटिन्यूटी बनी रहे। चूंकि पुराना जो इतिहास रहा है 15 वर्षों का, जब वो स्टेट में चीफ मिनिस्टर थे और कभी भी कहीं भी वो इस तरह की उनका एक हार्ड अप्रोच शुरू से रहा। जैसा कि आपने देखा होगा जब जापान के प्राइम मिनिस्टर आए थे और पहली बार वो मस्जिद में वहां पे उनको लेकर गए गुजरात में, जिस मंदिर में मस्जिद में 12 वर्ष जब वो शासन में थे तो वो नहीं गए थे कभी। और उससे पहले भी आपने देखा होगा जब किसी ने टोपी पहनाने का प्रयास किया, मुस्लिम टोपी जो एक प्रतीक है धार्मिक सद्भाव का, तो उसको भी उन्होंने पहनने से इनकार कर दिया था। लेकिन यदि धीरे धीरे ये परिवर्तन आ रहा है, ये तत्कालिक परिवर्तन है, सिर्फ वैश्विक धरातल पर इसको एक दिखाने का प्रयास है, वो भी देश के हित में है, उसको भी हमें स्वीकारना चाहिए। और उसके इसलिए मैंने शुरू में कहा कि जो छवि उनकी बन रही है, जो उनके कुछ हिमायती बनाते हैं, उससे अलग आज वो नजर एक बात है, थोड़ा अचरज है, थोड़ा आश्चर्य होना वाजिब है जब आपकी पुरानी चीजें अलग होती है और अचानक परिवर्तन होता है। याद आता है मुझे जब सीताराम केसरी कांग्रेस के अध्यक्ष होते थे और जब वो कार्य समिति में कभी कभी अचानक ऐसे फैसले ले लेते थे तो पूरी कार्य समिति के लोग आपस में वार्ता करते थे कि आज चाचा को क्या हो गया है। मौन, उस समय कहा जाता था, एक नारा था कि कांग्रेस पूरी मौन है, सिपलाहकार जो है, सलाहकार जो है वो मौन है। आज कहीं ना कहीं भाजपा के लोगों में भी कहीं ना कहीं इस चीज की होगी। भाजपा के हालांकि प्रवक्ता यहाँ है, वो बताएंगे कि इस तरह के चीजों पर भाजपा और आरएसएस के क्या रिएक्शन आते हैं। यदि यही परिवर्तन आरएसएस के तरफ से, विश्व हिंदू परिषद से और बजरंग दल के तरफ से आ जाए तो जो गांधी का एक कंसेप्ट था इस देश में, गांधी जी जब मुस्लिम समाज को यहाँ बटवारा हुआ और मुसलमान जो नहीं जाना चाहते, आरएसएस या बजरंग दल की बात सुनने का क्या मतलब? जब मुल्क का वजीर आजम बात कह रहा है, चुना हुआ वजीर आजम बात कह रहा है, तो आपको इनके स्टेटमेंट की क्या जरूरत? 30 सेकंड। गांधी जी जब यहां से मुस्लिम समाज जब अलग हुआ पाकिस्तान और मुस्लिम समाज जब यहां रहना चाहता था तो गांधी जी ने एक बड़ी रणनीति के तहत उन्होंने बात रखी थी कि इस देश में, ये देश जो है, हम विभिन्न संस्कृतियों का, विभिन्न जातियों का, विभिन्न धर्मों के लोगों को एक साथ ला करके इस देश को पूरे विश्व में एक मिसाल के तौर पर स्थापित करेंगे। लेकिन विगत कुछ वर्षों में जिस तरह की परिस्थितियां हुई, चाहे वो कट्टरता की बात हुई, हिंदू मुस्लिम एकता को विध्वंस करने की, तोड़ने की बात हुई, राष्ट्र की एकता कहीं ना कहीं उससे प्रभावित हुई थी, चाहे वो सियासत की ही राजनीति क्यों ना हो। लेकिन यदि उसमें वजीर आजम इस तरह से बात करके और देश में एक पैगाम देना चाहते हैं तो इसमें उनके फॉलोअर्स को भी ये पैगाम बहुत बड़ा मिलना चाहिए। आने वाले समय में सियासत के कारण कम से कम हिंदू और मुस्लिम समाज की जो भावनाएं हैं वो न बढ़े। अशोक गोयल जी, आप समझ रहे होंगे प्रोफेसर अजय उपाध्याय जी क्या कहना चाह रहे हैं, क्या समझाना चाह रहे हैं। वो ये कहने की कोशिश करें कि वजीर आजम की ये बदली हुई छवि कई लोगों को धक्का पहुंचा सकती है। हो सकता है आप लोगों के यहां भी ये चर्चा हो कि ये क्या हो रहा है इनको। देखिए इमरान जी, मैं यही कहने की कोशिश, जो अजय जी ने कहा, ये इन बयानों में से भी मीनिंग निकालना ये कांग्रेस या पुरानी सियासी पार्टियों का एक अंदाज रहा है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी और विचार परिवार, सभी का एक ही मोटो, सबका साथ सबका विकास, एक साथ लेकर चलना। आज क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बात कह रहे हैं तो एक अलग तरह से उनकी बातों को लिया जा रहा है, लेकिन बिगिनिंग से अगर आप देखेंगे तो उन्होंने यही कहा है कि हर व्यक्ति को अपना मजहब अपनाने का यहां पर अधिकार है। यहां पर हिंदुस्तान में जो आज उन्होंने कहा कि जर्रे जर्रे से एक ही रोशनी आती है, कोई व्यक्ति मंदिर जाता है, कोई मस्जिद जाता है, कोई चर्च जाता है, कोई गुरुद्वारे में जाता है, हर आदमी को अपना धर्म अपनाने का अधिकार है। तो अगर नरेंद्र मोदी जी ने टोपी स्वीकार नहीं की या वो नहीं गए तो इसके पीछे कोई
दूसरा आइडिया नहीं है। वो सिर्फ एक ही आइडिया कि हर व्यक्ति अपना धर्म स्वीकार करे। आज उन्होंने जो संदेश दिया जिससे कि लोग बरगलाने की कोशिश करते हैं कि जो आतंकवादी है, जो आतंक है वो किसी धर्म का प्रतीक नहीं है, किसी मजहब का नहीं है। पूरे विश्व के अंदर जब आप आतंकवादियों के खिलाफ, दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं और एक माहौल बनाया जाता है कि ये किसी मजहब के खिलाफ, एक धर्म के खिलाफ लड़ाई है, वो गलत है, क्योंकि वो उस मजहब को भी बदनाम करते हैं, रेडिकलाइज करने की कोशिश करते हैं यूथ को। उनका जो संदेश था मोहन भागवत साहब कहते हैं, उनका जो मोहन भागवत साहब कहते हैं कि हिंदुओं को कट्टर हो जाना चाहिए, मुझे एक बार हिंदुओं को कट्टर हो जाना चाहिए। ऐसे में वजीर आजम के इस बयान को कहते कि हिंदुओं को कट्टर हो जाना चाहिए, हालांकि वो उसको लेकर आगे उन्होंने अपने तरीके से उसको बताया भी, लेकिन आज वजीर आजम इस्लाम को लेकर बातें कर रहे थे, कैसे देखेंगे? मैं वही कह रहा हूं, कट्टर होने का मतलब देखिए, भारतीय जनता पार्टी और विचार परिवार कंट्री फर्स्ट, पार्टी सेकंड एंड सेल्फ लास्ट, सिर्फ एक ही मोटो पे चलती है। अगर आप कट्टर हो रहे हैं तो आप अपने देश के लिए हो रहे हैं, आज राष्ट्र के लिए हो रहे हैं, अपने देश के लिए हो रहे हैं। ये नहीं है कि आप किसी की जान ले लें, आप किसी के कायराना हरकत करें। तो जब भी आप अगर कोई बात करते हैं, चाहे वो हमारा विचार परिवार हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, कभी भी आतंकवाद और आतंकवादियों या हिंसा के ऊपर कभी भी विश्वास नहीं करते। और आज उनका जो प्रधानमंत्री जी का संदेश है वो बिल्कुल साफ है कि जो सियासी पार्टियां हैं जो एक बदनाम करने की कोशिश करती है कि जो आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई है, जो दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ाई है, वो किसी मजहब के खिलाफ है, वो किसी मजहब के खिलाफ नहीं है। और हमें ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करना चाहिए और उनको आइसोलेट करना चाहिए। पूरे विश्व के अंदर भारत का एक अलग स्थान है और आज होली के अवसर पर जो उन्होंने प्रेम और भाईचारे का जो संदेश दिया वो वाकई। ठीक है, मैं और लौटूंगा सर आपके पास। सैयद यासिर जिलानी साहब, आप मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के तर्जुमान हैं। एक बड़ा प्लेटफॉर्म था, एक सूफी कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसके बाद ये एक बड़ा प्लेटफॉर्म है जहां वजीर आजम ने अपनी बात रखी। इसका मैसेज दूर तक जाना चाहिए, आपको लगता है जा पाएगा? देखिए, आज मैं आपको बताऊं कि हमारी जो गंगा जमनी तहजीब और हमारी सांझी विरासत, सांझी संस्कृति जो 1000 साल से भारत में हिंदू मुस्लिम एक साथ रही है, जिसमें उन्होंने आज जो चर्चा करी सूफियों की, आप यकीन माने मैं तो आज इतना सुबह से गदगद हो गया जब उन्होंने महबूब इलाही का नाम लिया और कहा कि बस यहाँ से थोड़ी दूर पे उनका आस्थाना है। तो देखिए आपके प्रधानमंत्री कैसे अंतिम व्यक्ति तक के लिए कनेक्ट हैं। उनको अंदाजा है कि जो वो अपना विज्ञान भवन है उससे महबूब इलाही का आस्थाना 2.5 से 3 किलोमीटर की दूरी पे है। तो आप समझ सकते हैं, हमारे अभी उपाध्याय जी बहुत सारी बातें कर रहे थे, विध्वंस राजनीति की बात कर रहे थे। मुझे लग रहा था कि आज ये बहुत अच्छा बोलेंगे, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री एक ऐसे समुदाय के बीच में बैठे थे जो अपनी बातें रख रहे थे। वो उन्होंने देखिए नौजवानों के लिए क्या कुछ आपको कहना चाह रहे हैं अजय उपाध्याय जी? कुछ कहना नहीं, पहले मेरी बात हो जाने दीजिए। उपाध्याय जी के पास अभी वक्त है, वो बोलेंगे, मुझे मालूम है वो मानेंगे नहीं। देखिए उन्होंने कितनी अच्छी बात कही कि जो युवा मुसलमान नौजवान है, एक हाथ में उनके कुरान शरीफ है तो दूसरे हाथ में कंप्यूटर दिया हुआ। नहीं तो मिला क्या? बिल्कुल, इन 4 सालों में मिला क्या? अरे ये हालात बने। एक बात बताइए कि जो ये अभी जो ये तोड़फोड़ विध्वंस की बात कर रहे थे, इन्होंने 70 सालों में 55 साल एक ही परिवार की राजनीति, जिसके ये इर्द गिर्द इनकी राजनीति चलती है, कभी उससे सवाल किया कि उन्होंने क्यों मुसलमानों को और दलितों को हाशिए पे लाके रख दिया? उपाध्याय जी ने सवाल नहीं किया। उपाध्याय जी को ये 4 साल इसलिए बुरा लग रहा है कि एक ऐसा वजीर आजम, मैंने तो आजादी के बाद ऐसा किसी भी वजीर आजम के नहीं, अभी उन्होंने बहुत सारी कटाक्ष किए वजीर आजम के ऊपर। आप समझिए, अगर देखेंगे दोबारा आपको, आप यकीन करें कि एक ऐसा वजीर आजम 47 के बाद मिला है जो हमारा जो लक्ष्य है अंतिम व्यक्ति तक, वहां तक पहुंचने की कोशिश करता है। आप बताइए किसी भी 47 के बाद के तमाम वजीर आजम जिनकी स्पीच आपने भी देखी होगी, अब हम लोग जिस वक्त हम नहीं थे अब वो मौजूद हैं, उनको हम यूट्यूब पे देखते हैं, किसी ने इस तरह से लोगों को 1 to 1 बात करने की कोशिश नहीं करी, उसके मसले को हल करने की कोशिश नहीं करी। आतंकवाद को इस तरह से ट्रीटमेंट नहीं दिया किसी प्रधानमंत्री ने कि आज आतंकवाद सर नहीं उठा सकता, क्योंकि हमारा जो आज हमारे देश की परिस्थिति जो है अनेकता में एकता वाली देश कही जाती है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक अलग अलग भिन्न भिन्न तरह के लोग रहते हैं, लेकिन उन्होंने एक ही धागे में पिरोने की जो कोशिश करी है वो काबिले तारीफ है। कम से कम आज का दिन ऐसा था जैसे लग रहा था कि वजीर आजम साहब जो कहीं ना कहीं मुस्लिम समुदाय में ये लोगों ने, कुछ लोगों ने जो रीजनल दल है और कांग्रेस पार्टी खास करके मैं कहना चाहूंगा, वो जो उन्होंने एक दूरी बना रखी थी, छवि जो उनकी बिगाड़ रखी थी, नहीं आप बताइए, हमेशा से कांग्रेस ने कहा। लेकिन अजय उपाध्याय जी को आपसे एतराज है, कुछ इख्तिलाफ है, बताइए जी। व्यक्तिगत तौर पे प्राइम मिनिस्टर के विरुद्ध मैं कोई बात नहीं कर रहा हूं, पहली बात।
दूसरी बात है कि जो परिस्थितियां पिछले 15 वर्षों में इस देश में गैप डेवलप हुआ और उसमें बहुत सारी फैक्टर्स हैं जो पूरा देश देख रहा है। मान लीजिए अखलाक की मौत हुई, पहलू खान मारा गया, नजीब आज नहीं मिला, इस पर रोज ट्वीट होता है। यदि इतनी संवेदनाएं हैं सभी समाज के लिए तो निश्चित तौर पे प्रधानमंत्री हर दिन में 4 बार ट्वीट करते हैं। तो कभी एक बार ट्वीट किया होता है इन लोगों के लिए। कभी आपने केरला के नहीं, केरला में जो मासूम स्वयंसेवक मारे जाते हैं, कर्नाटक में जो मासूम स्वयंसेवक मारे गए, नहीं तो आप देखिए ये किस तरह की रणनीति, आप किस तरह की बात करते हैं, किस तरह का मैसेज आप भारत को देना चाहते हैं? आप जब बात कर रहे थे नहीं बोलिए आप, लेकिन कम से कम आप अब तर्क के साथ बात मैं ये चाहता हूं, अच्छी बात है आज उन्होंने जो शुरुआत की है। यदि ये, मैं तो हाइपोथेटिकल कह रहा हूं कि ये क्या आगे ये तत्कालिक है, दीर्घकालिक है, क्या ये कथनी और करनी में अंतर है? दोनों चीजें यदि एक साथ होगी तो इस देश के इंटरेस्ट में, हम भी तो यही चाहते हैं कि देश में सर्वधर्म संभाव, बहुधर्मी समाज, बहुलतावादी समाज, नहीं उनको शक है कि सबको एक साथ जोड़े और देश शक कर रहे हैं। आप उपाध्याय जी से पूरी भाजपा में उनको शक हो रहा है। वो बता रहे हैं ना कि पिछले 15 सालों में, वही कह रहे हैं पिछले 15 सालों में ऐसी बहुत सारे वाकयात हुए हैं। हुसैन साहब भागलपुर से वही एक चुनाव लोकसभा में लड़े। नहीं, आपको जानकारी नहीं है। पिछली बार 7 कैंडिडेट लोकसभा में लड़े थे। नहीं, इसी बार की 2014 की बात कर रहे हैं। 3 तो कश्मीर से लड़े, 544 बंगाल से 540 सीट है और 45 सीट है, और उसमें जो भी आपने लड़वाए होंगे चुनाव, उसमें क्या मात्र जी ये पैमाना नहीं हो सकता है, ये पैमाना नहीं हो सकता है कि आपको देखने का कि भारत दृष्टिकोण से भी नहीं, आप राजनीतिक दृष्टिकोण सरकार में शेयर की बात करें, सरकार में लाली साहब शेयर करें तो सरकार में कितने मंत्री हैं अल्पसंख्यक समाज की? यदि उनको सही में आप प्रतिनिधित्व देना चाहते हैं तो उनके कल्याण के लिए, उनकी योजनाओं के लिए, ठीक है बहुत सारी योजनाएं हुई, योजनाएं बहुत सारी हैं, उसके विरुद्ध में नहीं है। और मैं कहता हूं सभी समाज को सभी समाज देश का एक पार्ट है। सभी समाज आगे बढ़ेंगे तो देश बढ़ेगा, राष्ट्र बढ़ेगा, और इसके लिए तो सभी लोग आगे। मैं लौट रहा हूं इस पर और बात करेंगे। आप ही के पास आऊंगा सर अशोक जी, एक छोटा सा वक्फा, इस बहस को और आगे बढ़ाएंगे। तो आतंकवाद यानी दहशतगर्दी के खिलाफ वजीर आजम मोदी का सूफियाना अंदाज, बहुत सारी बातें आज उन्होंने की, बहुत अहम बातें उन्होंने की। आतंकवाद यानी दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के खिलाफ ये जंग जो है वो किसी मजहब के खिलाफ नहीं है, बल्कि ये उन लोगों के खिलाफ है जो नौजवानों को बरगला रहे हैं, उन लोगों के खिलाफ है। और जॉर्डन को लेकर खासतौर से उन्होंने बात की कि हिंदुस्तान के साथ जॉर्डन खड़ा हुआ है। मैं सैयद अतर हुसैन दहलवी साहब की तरफ बढ़ूंगा खास तौर से। जी सर, मैं आप ही के पास आऊंगा, पर जरा ये जॉर्डन के बारे में थोड़ा सा समझने की हम कोशिश करें, क्योंकि आज वहां के एक अहम शख्सियत और खास तौर से किंग अब्दुल्ला दुयम बिन अल हुसैन साहब बैठे हुए थे। खास बात यह कि आईएसआईएस के खात्मे में बुनियादी किरदार क्या जॉर्डन अदा कर रहा है इस वक्त, क्योंकि वहां सीरिया की कुछ अपोजिशन ग्रुप इल्जाम लगाते हैं कि जॉर्डन में खास तौर से आईएसआईएस के लोगों का इलाज होता है जब वो चोटिल होकर आके आते हैं, या कुछ कैंप वगैरह में वहां पर भी हैं। तो अगर उस मंच पर जहां पे वजीर आजम दहशतगर्दी को खत्म करने की बात कर रहे हैं और जॉर्डन के किंग बैठे हैं, तो ये मुझे समझाने की कोशिश कीजिए ये जो इल्जामात हैं उनमें कितनी सच्चाई है। देखिए इमरान, एक दो चीजों को समझने की जरूरत है। आलमी सतह पर और सिफारत जिसको हम कहते हैं, सिफारतकारी के साथ साथ अपने मुल्क की जो अंदरूनी सलामती होती है वो भी एक अहम तरीन होती है। जॉर्डन उन मुस्लिम ममालिक में से एक है जिसके इजराइल के साथ भी सिफारती ताल्लुकात कदीम हैं, और वो मुल्क भी है जो सीरिया के अंदर जो है और माशी तौर पर भी बड़ा बहुत मजबूत है। और अगर आप देखें वो सीरिया यानी मुल्क के शाम के अंदर हिजबुल्लाह और दूसरी तहरीकों के खिलाफ भी खड़ा होता है। उसका कहना है कि आप इसराइल समेत किसी के साथ भी आप बातचीत के जरिए मसाइल का हल कीजिए, अस्करी जो है यानी हथियार जो है वो मसले का हल नहीं है। दूसरी जॉर्डन की आप खूबी देखिए कि वहां शाज़िली सिलसिला जो है, हमारे यहाँ के जो मुल्क के एक बड़े मेंबर ऑफ पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी साहब जो हैं वो भी उसी शाज़िली सिलसिले से आते हैं, यानी सिलसिला शाज़िलिया तसव्वुफ के साथ, सूफीज़्म के साथ उनका एक बहुत करीबी राब्ता और ताल्लुक है। जॉर्डन की तीसरी खूबी यह है कि मक्का और मदीना के बाद जो हमारे लिए सबसे मुकद्दस मकाम है यानी यरूशलेम में अल-अक़सा और बैतुल मुक़द्दस, जिसको आप डोम ऑफ रॉक कहते हैं यानी कुब्बत सुगरा कहते हैं, यानी जिस तरीके से हुजूर के गुंबद को गुंबद खिजरा कहते हैं, इस तरीके से जो यानी अल-कुद्स का है वो कुब्बत सुगरा, उस रॉक ऑफ डोम ऑफ रॉक के जो केयरटेकर या मुतवल्ली हैं वो भी वही हैं। और एक आखिरी चीज आज की कॉन्फ्रेंस के हवाले से मैं कहूंगा
कि किंग अब्दुल्ला को बुलाना ही क्यों जरूरी था, इसमें मलिक सलमान को क्यों नहीं बुलाया गया, इसमें आप यूएई के सुल्तान को क्यों नहीं बुलाया गया। आईएस के खिलाफ या दूसरी तंजीमों के खिलाफ, या मैं कहूं रवादारी जिसको आप टॉलरेंस कहते हैं, उस खित्ते में अगर सबसे पहले किसी ने आवाज उठाई वो किंग अब्दुल्ला थे, जिन्होंने यूरोपीय यूनियन में जाके कहा कि आप इस्लाम को दहशतगर्दी से मत जोड़िए, हमारे साथ आइए, हम पे इल्जाम मत लगाइए। और आज की कॉन्फ्रेंस में आपको नरेंद्र मोदी हुकूमत को, इसलिए हुकूमत से मुराद मैं बीजेपी की तरफदारी की बात नहीं कर रहा, हुकूमत को देखिए, इससे पहले भी एक कॉन्फ्रेंस थी, सूफी कॉन्फ्रेंस, वज़ीर आज़म उसमें गए, मगर उसमें हमारी मीडिया ने कि साहब ये आईएसआईएस के खात्मा नहीं बल्कि सूफीज्म की होगी, वहाबियत को खत्म किया जाएगा, देवबंदियत को खत्म किया जाएगा। अगर आज आप मंच देखिए, आप इस मंच की खूबी देखिए, राइट पे मौलाना महमूद बदरी साहब जो देवबंद उलामा और जमीयत उलमा के बड़े नेता हैं, उनके साथ प्रोफेसर अख्तरुल वासे हैं। बिल्कुल लेफ्ट में मरकजी जमीयत अहले हदीस हिंद के जनरल सेक्रेटरी मौलाना असगर अली इमाम मेहदी सल्फी जो वहाबी और सलफी विचारधारा से हैं। बीच में शिया आलिम, जिनसे बड़ा हिंदुस्तान में कोई शिया आलिम नहीं, मौलाना कल्बे सादिक साहब हैं। बराबर में बोहरे कम्युनिटी से जो है शहजादा इज्जुद्दीन साहब, कायद जौहर इज्जुद्दीन साहब मौजूद हैं। यानी वजीर आजम ने पैगाम दिया कि हिंदुस्तान तमाम मकातिब फिक्र के साथ लेकर चलने वाला मुल्क है और हम मुत्तहिद होकर दहशतगर्दी का मुकाबला चाहते हैं। इसलिए मैं समझता हूं कि आलमी सतह पर, क्योंकि आपके चैनल को पाकिस्तान और यूएई और अतराफ में देखा जाता है, मैं समझता हूं कि आप पाकिस्तान जैसे मुल्कों को भी वजीर आजम की इस पहल पर अमल करना चाहिए। और किंग अब्दुल्ला से ये वो लोग जो कंप्यूटर और कुरान या इन तालीमात को इस्लाम के मुताबिक लाना चाहते हैं, मैं समझता हूं उनके साथ मिलने का वक्त आ गया है। यासिर जिलानी साहब, सूफिज्म को लेकर बहुत बात हुई और हमने लिखा भी है कि वजीर आजम का सूफियाना अंदाज, दहशतगर्दी के खिलाफ भी और भी बहुत सारी, सूफिज्म को लेकर आज बहुत बातें हुई और एक वाहिद रास्ता भी है, एक मजबूत रास्ता भी है अमन की तरफ, स्पिरिचुअलिटी की तरफ, आध्यात्मिकता हम जिसको कहते हैं, और इस्लाम को कहीं ना कहीं इंतहा पसंदी से ये बचाता भी है। कैसे आप इसको देखेंगे, क्योंकि आज वो बात करते हैं कि आप जदीद तरीन टेक्नोलॉजी भी रखिए, मतलब कंप्यूटर भी हाथ में रखिए, लैपटॉप भी, और कुरान करीम भी हाथ में रखिए। ये बहुत अहम बात है, ये आज फिर उन्होंने दोहराया है। दीनी और दुनियावी दोनों चीजों को उन्होंने मुसलमानों के लिए बताया, ये बहुत बड़ा मैसेज है। और आप जो सूफिया की बात हम लोग करते हैं, तो आप ख्वाजा गरीब नवाज से लेके तमाम बुजुर्गाने दीन जो हिंदुस्तान के कोने कोने में हैं, आप उनका अगर इतिहास उठा के देखेंगे तो उन्होंने सिर्फ मोहब्बत, इत्तेहाद, इखलाक, भाईचारा, उनके चौखट पे तो ज्यादातर आज के आप जमाने में देखें, अभी जो हम बिल्कुल मॉडर्न एज में हैं, वहां पे मुसलमानों से ज्यादा कुछ जगहें तो ऐसी हैं जहां हिंदू देख रेख करते हैं, हमारे हिंदू भाई, हमारे सिख भाई देख रेख करते हैं। तो आप देखिए कि उनकी ताकत कैसे बरकरार है। वही लोग तो हैं जिनकी वजह से आज जो हमारी संस्कृति है, हमारी सांझी विरासत बची हुई है। और जिस तरह से आज मौलाना साहब अतर देहलवी साहब ने जितनी शानदार अंदाज में पूरा का पूरा बयान किया है, आप देखिए कि उन्होंने अभी जो थोड़ी सी सीरिया में तो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम तो चल ही रहा है। बशर अल असद से सबसे पहले बात करने वाले मुझे लगता है कि जॉर्डन के बादशाह हैं, नहीं तो किसी ने विद्रोहियों का जो इस वक्त का मामला है वहां का, उन्होंने समझाया है कि एक बीच का रास्ता निकाली। तो देखिए इंसानियत की बात हो रही है, और वही बात हमारे वजीर आजम ने इंसानियत को लेके बात कही है। इंसानियत ये बहुत बड़ा मैसेज। ये छोटी 10 सेकंड जो यासर ने कही, मैं हमारे दोनों प्लेयर्स बोलेंगे। देखिए किंग अब्दुल्ला की सबसे बड़ी खूबी क्या है कि उनकी जो सिफारतकारी है, जो डिप्लोमेसी बहुत आजाद है। एक तरफ उन्होंने यानी बुश सेकंड को यह मना कर दिया कि अब इराक के खिलाफ मैं अपनी जमीन नहीं दूंगा। दूसरी तरफ जो सद्दाम की फैमिली जॉर्डन है, वो अलाई है, बहुत बड़े अलाई हैं अमेरिका के, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि मैं अरबों की जो अस्मिता है या अरबों की जो वकार है, उसके लिए मैं सद्दाम की फैमिली को आपके हवाले नहीं करूंगा। ये कहीं ना कहीं एक आजाद पॉलिसी और किरदार बहुत मजबूत है जॉर्डन का, वहां पर बड़ा किरदार है। और जी देखिए, उन्होंने जब जॉर्डन के बादशाह बोल रहे थे तो उन्होंने कहा कि मेरी ड्यूटी है कि मैं अपने लोगों को इस्लाम की तबलीग करूं। बिल्कुल, कितनी शानदार बात है। जब आप इस्लाम की तबलीग करेंगे, आपके अंदर किसी तरह का द्वेष, किसी तरह का उन्माद, किसी तरह की जो तोड़ने की रणनीति है, वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। क्योंकि अगर आप अच्छे धर्म को जानने वाले हैं तो मुझे लगता है कि आपसे ज्यादा कोई उदार नहीं हो सकता। अशोक जी, बिल्कुल अशोक जी, आज लेकिन जो बात यासिर साहब भी कह रहे हैं और सैयद अतर हुसैन देहलवी की, तमाम जो हिंदुस्तानी इस्लाम के तमाम जो फिरके हैं आज एक स्टेज पर नजर आए, ये बहुत सोची समझी कोशिश वजीर आजम की, एक बड़ा मैसेज देने की। ये मैसेज पहुंचाने के लिए अब आप लोगों की भी एक बड़ी जिम्मेदारी होगी, आपकी पार्टी, क्योंकि एक परसेप्शन है उसको भी कहीं ना कहीं बदलने की अब जरूरत है।
नहीं, देखिए माननीय प्रधानमंत्री जी जो बात कह रहे हैं वो यही बात भारतीय जनता पार्टी वर्षों से कहती आ रही है। और ये पिछले जो भारत आतंकवाद की लड़ाई लड़ रहा है, पिछले 4 वर्षों से माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे विश्व के हर मंच पे कहा है आतंकवाद अच्छा और बुरा नहीं होता है, आतंकवाद आतंकवाद होता है। वो आप अपने फायदे के लिए उसको अच्छा कह लें या बुरा कह लें, ऐसा नहीं होता है। और यही मैसेज उन्होंने आज पूरे विश्व को और पूरे भारतवर्ष में दिया कि हम लोग आतंकवाद की लड़ाई में मजहब को साथ ना लेकर आए। और आज होली के अवसर पर इससे अच्छा बड़ा संदेश नहीं हो सकता था। लेकिन मुझे बड़ा दुख हुआ जब मैं अजय उपाध्याय जी को सुन रहा था। आज भी उन्होंने जो नाम लिए वो अखलाक, पहलू, ये नाम लिए उसको भी मजहब से जोड़ रहे हैं। ये अगर यहां पर अंकित की भी डेथ होती है या सूरज की डेथ होती है, सब ये कानून व्यवस्था का हिस्सा है। इस हत्या और उसके अंदर भी अगर हम मजहब को लेकर आएंगे, यही हमारी सियासी पार्टियां पिछले 70 वर्षों से करती रही है। हमें उसके अंदर देखना चाहिए वो भारत का बेटा था। अगर किसी की भी हत्या हुई है, किसी का भी मर्डर हुआ है, तो वो हमारे भारत का बेटा था। कभी-कभी दूसरी बात, इमरान जी, आपके जो अनुसांगिक संगठन है, दूसरी बात की जानिब से भी फिर ऐसी बातें नहीं, बिल्कुल नहीं होती। ऐसा भारतीय जनता पार्टी कभी भी एंडोर्स नहीं करती। दूसरी बात इन्होंने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को लेके की। भारतीय जनता पार्टी कभी भी इस तरह से राजनीति नहीं करती, विकास की राजनीति करती है। आज उज्ज्वला गैस अगर 3.5 करोड़ लोगों के घर में गई है, तो वो मुस्लिम भाइयों के घर में भी गई है, मुस्लिम बहनों के घर में भी गई है, हिंदू के घर में भी गई है। आज अगर मुद्रा बैंक से 10 करोड़ लोगों को, इमरान जी मुझे सिर्फ 30 सेकंड, अच्छी बात कर रहे हैं, मैं ये कह रहा हूं, अगर मुद्रा बैंक लोन गया तो हिंदू भाई के भी घर गया। पाकिस्तान भेज दो, जो ऐसा नहीं कहता उसको पाकिस्तान भेज दो, जो वैसा नहीं कहता उसको पाकिस्तान भेज दो। मैं इमरान जी ऐसे किसी भी व्यक्ति की बात को भारतीय जनता पार्टी एंडोर्स नहीं कर सकती। और जब हमारे वजीर आजम और प्रधानमंत्री जब ऐसी बात करते हैं, उसकी बात को क्यों नहीं आप प्रमुखता देते? आप अगर कोई हमारे पार्टी के कोई छोटे नाते दे रहे हैं जिसको बिल्कुल भी पार्टी एंडोर्स नहीं करती, उनके बयानों को आप प्रमुखता से दिखाएंगे। लेकिन जब माननीय प्रधानमंत्री जो बात कह रहे हैं, आधिकारिक रूप से कह रहे हैं, जो आज वो भाजपा का स्टैंड है, उसको आप प्रमुखता देंगे या हमारे किसी छोटे नेता को जिसको पार्टी का स्टैंड एंडोर्स नहीं करती? दूसरी बात, हमारी जो विकास की राजनीति, बहुत अहम बात आपने बोली आज, बहुत बड़ी बात आपने बोली। विकास की जो राजनीति है उसमें कभी भी अगर मान लो 18,000 गांव में बिजली नहीं पहुंची, आज अगर वो बिजली पहुंची है तो वो वहां पे मेरे मुस्लिम भाई भी रहते हैं, हिंदू भाई भी रहते हैं। ये जो विकास की राजनीति है वो भारतीय जनता पार्टी करती है। उसमें मजहब के रंग को नहीं देखती। जो जब आप हाईवेज बन रहे हैं, इतनी स्पीड से बन रहे हैं, तो उसमें हमारे देश के लोग जाएंगे, वहां पर कोई मजहब के लोग नहीं जाएंगे। इसी बात को लेकर आज मुझे अजय उपाध्याय जी अगर आज प्रधानमंत्री के जो बात उन्होंने कही उसका स्वागत कर रहे होते तो मुझे अच्छा लगता। काश ये बातें एक एक लफ्ज सही साबित हो जाए, 2019 तक यही सिलसिला बना रहे, यही बातें ऐसी बनी रहे, तो क्या कहने। मुझे लगता है कि अजय उपाध्याय जी को फिर ऐतराज है कोई? नहीं, ऐतराज नहीं है। पहली बात तो हुई है कि आतंकवाद को लेकर के एक बड़ा अच्छा मुद्दा यहाँ भी डेवलप हुआ, जिसमें आतंकवाद व्यक्ति विशेष से नहीं है, आतंकवाद एक सैद्धांतिक पृष्ठभूमि है उसकी रही है। और इस पे भारत का एक स्टैंड है। ये कोई प्रधानमंत्री जी का सिर्फ व्यक्तिगत स्टैंड नहीं है। भारत ने वर्षों से, पिछले 15 वर्षों से ये बात अंतर्राष्ट्रीय मंच पर लगातार कहता रहा। ये इंडिया का स्टैंड है कि हम व्यक्ति विशेष से नहीं, जैसे जब बात हो रही थी अलकायदा के प्रमुख को या बाकी लोगों को मारने की बात आती थी, उस समय भी भारत कहता था कि एक व्यक्ति को मार करके आप सिर्फ सारी चीजों को, इस समस्या का समाधान नहीं कर सकते। ये एक सैद्धांतिक पक्ष है। और अमेरिका और भारत का यहीं पे आतंकवाद को लेकर के आपस में सैद्धांतिक दूरियां थी। आज वो दूरियां अमेरिका को समझ में आ गई और धीरे धीरे अमेरिका भी समझने लगा है कि व्यक्ति नहीं, एक धर्म नहीं, एक जाति नहीं, ये आतंकवाद एक अपने आप में मानवता का दुश्मन है। और भारत भी इस स्टैंड को पिछले कई वर्षों से लेकर के चला है। आज उसकी कहीं ना कहीं जीत लगातार हो रही है। ये भारत की जीत है। सर मैं आऊंगा, दूसरी बात में एक छोटा सा वक्फे का एक और इशारा हो रहा है इस चर्चा को और आगे बढ़ाने। अशोक जी ने बहुत सारी हम पे सर छोटा सा मैं आप ही से शुरुआत करूंगा, मैं बिल्कुल आप ही से शुरू करूंगा। एक और छोटा सा वक्फा, हमारे नाज़रीन हमारे साथ बने रहे। अभी लौटना है आपके इस मकबूल प्रोग्राम में। बहुत अहम बातें आज इस कॉन्फ्रेंस में हुई और इस मौके पर हुई, जिसको लेकर वजीर आजम का एक खास अंदाज, इसलिए आज हम इस पर बहस कर रहे हैं। और बहुत कम जो है मीडिया हाउसेस ने इस पर बात की है। जी सलाम इस कोशिश में है कि जो बातें हैं उनका मर्म
उनकी जो चाशनी है वो बनी रहे और कहीं ना कहीं एक मैसेज मुल्क में बेहतर जाए। क्योंकि उन्होंने कहा कि अगर भारत में हम तरक्की चाहते हैं तो हर शहरी को साथ लेकर इस वक्त चलने की जरूरत है। वो कहते हैं कि भारत की आबोहवा ऐसी है जहां पर हर धर्म ने सांस ली, हर मजहब ने सांस लिए और खुला अपने आप को महसूस करता है। बहुत सारी बातें आज उन्होंने कही हैं, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले अजय उपाध्याय जी अपनी बात रखना चाह रहे थे, वो अपनी बात रखते हैं, फिर मैं अगले मेहमानों की तरफ बढ़ता हूं। जी दूसरी बात मेरी सिर्फ ये थी कि जिस तरह से जो भी आज जिस तरह सूफियाना अंदाज में प्रधानमंत्री का पूरा आज स्पीच रहा है और एक समाज विशेष को, धर्म विशेष के अपनत्व को लेकर के, सद्भाव पैदा करने को लेकर के, ये बहुत अच्छी बात है। मैं इसको कभी भी कोई भी एक जागरूक नागरिक इसको प्रशंसा करेगा और उसी में मैं भी हूं एक प्रशंसक। लेकिन जहां मुख्य बात है कि ये क्या कथनी और करनी में आप एक्शन में भी वो दिखना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, जैसा कि अभी अशोक जी ने मुझ पे कई बातें उस पर आरोप प्रत्यारोप में लगाया, मैं ये भी बोलना चाहता हूं कि जो प्रवक्ता के हैसियत से बहुत सारे लोग बोल जाते हैं, इंद्रेश जी हैं, साक्षी महाराज जी हैं, सुब्रमण्यम स्वामी जी हैं, क्या इन लोगों पर कोई रोक भाजपा ऑफिशियली लगाएगी आने वाले समय में, ताकि ये जो गंगा जमुनी तहजीब जो है, दोनों संस्कृतियों की जो एक आपस की बात है, उसको कम से कम ये देश में तोड़ने की जो सियासत होती है उसको रोका जा सके। और तीसरी बात, मुस्लिम समाज के लिए सिर्फ आप बातों से नहीं, रिप्रेजेंटेशन, प्रतिनिधित्व यदि नहीं मिलता है, और वो प्रतिनिधित्व हर क्षेत्र में, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, तीनों स्तरों पर यदि उस समाज को न्याय नहीं मिलेगा तो इस देश का आज 16 से 17% मुस्लिम समाज है, और उसको यदि वो विकसित नहीं होगा तो भारत कैसे मैं सबके पास आऊंगा सर, सबको विकसित करने की जरूरत है, सभी धर्मों के लोगों को विकसित करने की जरूरत है। इस सवाल का आप जवाब दीजिए, बहुत अहम उन्होंने बात उठाई, मैं सबसे इसी सवाल का जवाब, इमरान जी बहुत कम सर, मैं आप ही के पास कह रहा हूँ, जिलानी साहब को सुन लेते हैं पहले। जी देखिए, मैं जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के तर्जुमान हैं अशोक गोयल साहब की बात को आगे बढ़ाऊंगा। और अभी उपाध्याय जी ने जो इल्जाम लगाया, मुझे लगता है कि थोड़ा सा उनको कंफ्यूजन है इंद्रेश जी को लेके, और जो नाम लिया है वो फ्री हैं, उनके बयान को या तो इन्होंने सही से देखा नहीं या कभी समझने की कोशिश नहीं करी। देखिए, हमारा जो आज का मुद्दा था वो प्रधानमंत्री किस तरह से लोगों के बीच में आए और किस तरह से उन्होंने जो संदेश देना चाहा था, जो एक बंधुत्व का संदेश होता है, जो एक एकता का संदेश होता है, उस संदेश को हमें कि कैसे सोसाइटी के लास्ट आदमी तक, यानी अंतिम व्यक्ति तक का जो लक्ष्य है वो कैसे पहुंचाना है। अगर उसमें हम सब एक होकर बात करते हैं तो कहीं ना कहीं जो हिंदुस्तान की अभी की सिचुएशन है, हम छोड़ दीजिए कि 55 साल से एक फैमिली ने राज्य किया और तमाम दलितों को, मुसलमानों को हाशिए पे रखा, जो हो गया, लेकिन अब जिस तरह के वजीर आजम की एक पूरी की पूरी इंटरनेशनल पर्सनालिटी है, देखिए पूरी दुनिया में इस वक्त उनका डंका बज रहा है, आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। आज छोटे छोटे देश उनकी तरफ देखते हैं कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब कहना क्या चाहते हैं, तो हमें ये जो हमारे पड़ोसी मुल्क हैं उनकी तो हालत और भी, मतलब वो ऐसे टकटकी लगा के देख रहे हैं कि क्या हमारी तरफ से कहा जाएगा। तो इस सिचुएशन में हमें चाहिए कि जो भी लोग इस तरह के, जो हमारे दूसरे भी दल हैं, वो साथ आए और साथ आके एक तरह की बात करें। मेरे पास बहुत कम वक्त है, एक बहुत कम लफ्ज़ों में 2 मिनट है, मैं सबसे बात करना चाहूंगा, मैं इख्तिसार के साथ 2 बातें कहना चाहूंगा। पहली चीज तो यकीनी तौर से जो उपाध्याय जी ने कहा और जो हमारे बीजेपी तर्जुमान ने कहा, दोनों की बात हो, वजीर आजम ने अपनी बात रखी है। अब जो निचली सतह पर जो झेली तंजीमें हैं, यानी अभी 2 दिन पहले एक बिहार से जो वजीर आते गिरिराज सिंह से उनका जो बयान आया, उनको समझना चाहिए कि अब वजीर आजम इस चीज पे जो आलमी सतह में जो वजीर आजम की पहचान है और वजीर आजम की पहचान जो भारत की पहचान बनी है, उसको बचाना पड़ेगा। और दूसरी और आखिरी बात इस डिबेट में, मैं एक मुस्लिम यानी जो हमारी कम्युनिटी है उससे भी मैं एक बात कहूंगा। देखिए, टीपू सुल्तान के ताल्लुक से बीजेपी या उसकी जो झेली तंजीमें थी, लगातार बयान आए, लेकिन जब सदर जमहूरिया कोविंद साहब कर्नाटक असेंबली में गए, उन्होंने जाके उन सब पे जो कदगन लगा दिया, उन्होंने कहा नहीं, वो हिंदुस्तान के महान मुजाहिदीन आजादी में थे। और एक आखिरी चीज, इसके साथ साथ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी वो जा रहे हैं, एक तो हम तशद्दुद की बात कर रहे हैं, वजीर आजम की तारीफ की बात कर रहे हैं, मुसलमानों की एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर कहीं कोई भी जो फर्द है जो दस्तूरी और आईनी ओहदों पर है, जब आप उसकी मुखालफत नजरियाती तौर पर कर रहे हैं, जिस वक्त अलीगढ़ में हो रहा है, मैं समझता हूं ये चीज भी काबिल मजम्मत है और इसको भी समझना। बहुत अहम बात आपने कही। जी अशोक जी, अपनी बात सर बहुत कम वक्त। इमरान जी, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि जो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो एनडीए सरकार चल रही है, इसकी कथनी और करनी बिल्कुल एक समान है। जो कहते हैं वही करते हैं, और जो सबका साथ सबका विकास एक इस सरकार का मोटो है, उसको ही लेकर हम साथ चलते हैं, कभी भी उसको लेकर सियासत नहीं की। और दूसरी बात मैं ये बता दूं कि
4 वर्षों में जिस तरह से मुस्लिम समाज को लेकर जो सरकार ने जो स्कीमें चलाई है, चाहे वो आओ हुनर दिखाओ, उस्ताद, न जाने कितनी स्कीमें चलाई है, पिछले 4 वर्षों में इसको लेकर जितना काम किया है शायद 70 सालों में नहीं हुआ। अजय उपाध्याय जी को उस पर प्रश्न उठाना चाहिए कि पिछले 70 सालों में अगर मुस्लिम समाज और दलित समाज को लेकर जिस तरह से लोगों ने सिर्फ सियासत की और विकास की राजनीति नहीं की, पहली बार मोदी जी के नेतृत्व में इस एनडीए सरकार ने जितनी स्कीमें लेकर आई, जिस विकास की बात की, जिस एजुकेशन को लेकर बात की, वो काबिल तारीफ है। उसी को लेकर बस हम उम्मीद करते हैं, हम ये उम्मीद करते हैं कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की बात और जिन्होंने बात अपनी मजबूती से रखी है वो, और जो इस बातचीत में बात निकल कर आई है उसका असर दूर तक होगा और मुल्क में जो एक माहौल बनना चाहिए गंगा जमुनी तहजीब का, एक दूसरे के और करीब आने का, जो गैप हो रहा है वो खत्म होने का, कम से कम इस बातचीत से या वजीर आजम की बातों से वो कम से कम वो रास्ता निकले तो सबसे अच्छी, सबसे बेहतर बात होगी और ये कामयाब होगा। बहुत बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए हमारे तमाम नाज़रीन का। आप देखते रहिए जी सलाम।